गुड मॉर्निंग कामिनी। कामिनी, कल वाला टेस्ट हो पा रहा था? आंसर्स वगैरह खुद से किए ना सारे? ये बताओ। हाँ, कुछ नहीं आए मतलब जितने किए वो खुद से किए ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो फिर सही है, मतलब अगर इतने कर पा रहे हो ठीक है। तो ये है कि आज मैं जो कल आपका टेस्ट हुआ है, मैं उसके सारे सॉल्यूशंस आपको भेजूंगा। तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे, ठीक है, या फिर जिसके काफी कम मार्क्स आए थे वो नहीं कर पाया था, तो प्लीज आप उन क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। उनको खाली देखना नहीं है या पढ़ना नहीं है, उनको सॉल्व करके देखना है, सॉल्यूशन अटेम्प्ट करके देखना है। मतलब आप उससे हेल्प लेके दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, ठीक है। गुड मॉर्निंग रेशमा। आप आ नहीं रहे हो शायद काफी दिन से। सर मैं। हाँ, आप आ रहे हो, रेगुलर आ रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो, यूपी का फॉर्म आ चुका है बीएससी नर्सिंग का। पता नहीं कल रात में ही अपडेट हुआ है शायद वेबसाइट पे, ठीक है। तो एग्जाम डेट आपकी 14 जून है। तो जितने भी यूपी के कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है, या फिर क्लास 10th या 12th उन्होंने यूपी से करा है, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूपी के कैंडिडेट्स हैं, अब उनके लिए भी मैं एक पीडीएफ जैसे भेजूंगा ना, ठीक है। बाकी लोग उसे करना चाहो तो कर लेना, वरना फालतू टाइम मत वेस्ट करना। क्योंकि क्या होता है ना, यूपी में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये है कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 9th और 10th लेवल के होते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सोडा लाइम किसे कहते हैं, स्लेट लाइम किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सोडा ऐश क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। तो इस टाइप के जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आपको पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो जितने भी यूपी वाले कैंडिडेट्स हैं वो पीडीएफ को जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो हो सकता है, देखो उसके लिए मैं शायद अलग से क्लास ना ले पाऊँ, बट ये है कि वो क्वेश्चंस आप खुद से पढ़ोगे, एंड पढ़ने के बाद जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लोगे क्लास में, ठीक है। तो ये जो है वो मैं आपके लिए अब करूंगा। तो अब रेगुलरली मैं एक आध पीडीएफ आपको भेजता रहूंगा, 9th और 10th की साइंस से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 45 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई बता सकता है मुझे 45 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे? पता है किसी को फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करते हैं? बताओ। कराया तो है मैंने, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था हमने। चलो ठीक है, कर लेना फिर उसे। उसका फॉर्मूला होता है F = 9/5C + 32। ये लगा के आप कर सकते हो। तो अब जल्दी से ये थोड़ा सा देख लो, इसमें थोड़ा सा ही रह गया ये, ठीक है, फिर ये खत्म है। तो देखो, मैं आपको ये मतलब बता दे रहा हूँ, वैसे तो क्या है कि आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे तभी आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लो, बुक की पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई है। तो क्वेश्चंस आपको सारे के सारे करने चाहिए, ठीक है। वो पीडीएफ इसीलिए भेजी है। देखो, इतने क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा एग्जाम में। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया था।
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बता दिया था, उसमें प्लस ही माइनस ही कौन सा होता है वो भी बताया था मैंने। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट मैंने आपको बताया था ना, लास्ट में शायद बताया था कि रेजोनेंस जो होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये चीज मैंने बताई थी कि ये 6 टाइप के आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इंक्लूसिव होती हैं। मतलब कि अगर आपके पास किसी सिस्टम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जैसे ये किस में होता है आपका, इसमें बेंजीन में होता है, ठीक है। और या फिर पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद लोन पेयर है, फिर नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, या फिर उसके बाद लास्ट में वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये वाला केस आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता वैसे भी नहीं लगेगा कि किस में डी ऑर्बिटल है या नहीं है, और इतना वो पूछेंगे भी नहीं। तो इन्हीं में से पूछा जाएगा जो ऊपर के हैं, ठीक है। तो इतने सिस्टम आपको बस दिमाग में रखने, जहां पर भी आपको ऐसी कहीं पर भी कंडीशन मिल जाएगी तो इसका मतलब है वहां पर रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस से क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि रेजोनेंस मतलब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, उतनी ज्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। और जो इनका मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्चुअली में रियल एग्जिस्ट नहीं करते। रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है, जो उनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसमें आपको ये सर्कुलर रिंग जैसी दिखती है, बेंजीन के अंदर रिंग जो दिखती है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका रियल स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली में दिख रहा होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या बताया था मैंने आपको, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके रेजोनेंस में भी लाइक 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक आपका प्लस आर इफेक्ट होगा, एक आपका माइनस आर इफेक्ट होगा। तो प्लस आर इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का मतलब है कि अगर कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उसमें अगर आपने क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकते होंगे, जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर लोन पेयर रहेगा। तो जैसे OH ग्रुप हो गया, OH ग्रुप में आपको पता है क्या होता है, OH जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर आपके पास ये 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर सकता है, आगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डोनेट कर सकता है। तो OH ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, SH ग्रुप हो गया, SR हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। NH2 में भी ये इस तरीके से एक लोन पेयर होता है, ठीक है। या NHR हो गया, NR2 हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखेंगे किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो आप ये कहोगे कि वहां पर प्लस आर टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट होता है, जिसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि अगर आपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इनमें से कोई लगाया है या कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, ये सी डबल बॉन्ड ओ। तो सी डबल बॉन्ड ओ में आपको पता है ओ क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ओ क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। और यहाँ पर ये जो कार्बन की चेन वगैरह जो भी बनी होगी, तो पूरे सिस्टम से ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका यहाँ पर कहीं होगा। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई ऑक्सीजन यहाँ पर खींच रहा होगा, तो ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और यहाँ पर माइनस आर टाइप का क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। इसी तरीके से CHO में देख सकते हो, COOR में देख सकते हो, CN में देख सकते हो, NO2 में देख सकते हो। तो मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन वाले ग्रुप ही यहाँ पर ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेंगे। और ये आपका पूरा क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। इसके एप्लीकेशन क्या है, इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, उस मॉलिक्यूल में अगर कोई मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिख जाता है जिसमें क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। या फिर जैसे मान लो 2 या 3 मॉलिक्यूल आपको दे दिया और उन सभी में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने के बाद जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आप जो है कंक्लूजन निकाल सकते हो रेजोनेंस के बेसिस पर। उसके बाद है रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन दोस विद लेस नंबर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जिनमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वो जिसमें कम आपके बॉन्ड्स होते हैं, कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये था आपका रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, इसके क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। और इसी से रिलेटेड एक और इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट लगभग लगभग सेम है।
बस यहाँ पर डिफरेंस क्या रहता है, देखो जैसे रेजोनेंस इफेक्ट में हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए होता है, उसी तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट में भी हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए होता है। मतलब आप ये समझ लो कि मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस का कॉपी है, ठीक है। बस डिफरेंस ये रहता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसमें आपका जो कॉन्जुगेटेड ग्रुप रहता है उसमें कार्बन रहेंगे, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, कार्बन की जगह कोई और ग्रुप हो सकते हैं, मतलब कार्बन एटम की जगह या हाइड्रोकार्बन की जगह कोई और ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू कॉन्जुगेशन, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट ऑपरेट्स इन अनसैचुरेटेड एंड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड मतलब वही डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, और कॉन्जुगेटेड का मतलब समझ गए होगे आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सेम वही होता है, बस मैंने क्या बताया डिफरेंस इनमें क्या है कि लाइक कार्बन वाले ग्रुप नहीं होंगे, मतलब ये है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा यहाँ पर, जैसे रेजोनेंस में ये कंडीशन है कि रेजोनेंस वाले कंडीशन में कि रेजोनेंस आपका वहीं पर माना जाएगा जहां पर आपका कॉन्जुगेटेड ग्रुप में कार्बन चेन होगी, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में कार्बन चेन का होना जरूरी नहीं है, कोई और जो है चेन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी प्लस एम इफेक्ट होगा, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट होगा और माइनस एम होगा, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, ठीक है, ये रिपेलिंग नहीं होगा, मतलब वही कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर पता नहीं इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग क्यों लिखा है। ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगा होगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। और उसके बाद जो है और माइनस एम वही होगा जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, ठीक है। तो इसे हटा दो और यहाँ लिख देते हैं विड्रॉइंग, वही सेम चीज यूज होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर लगा होगा यहाँ पर तो माइनस एम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होगा तो प्लस एम होगा, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। तो जब आप अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ोगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है, तो उसमें आप ये चीज देखोगे कि वहां पर भी हम यही मेसोमेरिक इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वहां, मतलब ये है कि रेजोनेंस बोलो या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो, दोनों एक जैसे ही है लगभग, ठीक है। तो जब आप एसिडिटी को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे, क्योंकि देखो क्या है कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस भी केस में, जैसे मान लो आप क्या कह रहे हो, एक आपके पास फिनॉल है, एक आपके पास अल्कोहल है, तो फिनॉल क्या हो गया, फिनॉल का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा है, तो ये क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा केस मैंने किसी भी अल्कोहल का ले लिया, मान लो मैंने ले लिया CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल ले लिया, तो क्या एथेनॉल में मिजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ये बताओ, बताओ। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH है, क्या इसमें रेजोनेंस या मिजोमेरिक इफेक्ट होगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा ये बताओ। क्योंकि वो जो रेजोनेंस वाली वो थी, वो उसमें वो नहीं हो रही अप्लाई। तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होने के लिए पहली चीज तो है कि उसमें पाई बॉन्ड का होना मैंडेटरी है, यानी कि एक डबल या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम अगर होगा, तभी वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनने की डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वहां रेजोनेंस या जो वो है आपका, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस या जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है उसके होने के चांसेस जीरो हो गए, जब तक डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा उसके बाद हम आगे की कंडीशन को चेक करेंगे कि डबल सिंगल डबल इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर दिख रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तब हम वो चेक करेंगे, लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं तो इसका मतलब है कि भाई रेजोनेंस और मेसोमेरिक के चांसेस जीरो हो गए। तो इस वजह से क्या है, CH3CH2OH में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है।
लेकिन ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा है जो कि फिनॉल है, तो फिनॉल में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्योंकि आपको पता है फिनॉल के अंदर ये जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है, तो फिनॉल में आपको पता है कि ये इस टाइप का होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और यहाँ OH ग्रुप है। OH के ऊपर आपको पता है क्या लगा है, लोन पेयर है। ठीक है, OH के ऊपर क्या लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। इधर शिफ्ट होने से क्या होगा, यहां पर मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, और एक बॉन्ड यहां पर क्या होगा, टूटेगा। ये वाला बॉन्ड मान लो टूट गया, ठीक है। मतलब इसमें अगर आपको रेजोनेंस देखना है तो आप कैसे देख सकते हो वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान लो हमारे पास ये है फिनॉल, ये लगा है यहाँ पर OH ग्रुप, OH के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो इसके बाद जो है, ये इसको ऐसे लिख लो, ये O है, ठीक है, ये H है, और इसके साथ क्या है, दो लोन पेयर है। तो अब क्या होगा, ये वाला लोन पेयर यहाँ पर आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पर मान लो अगर मैंने डबल बॉन्ड बनाया है, ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब पहले तो क्या होगा कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से टूटेगा। तो इस तरीके से टूटने पर क्या होगा कि इधर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर वाले कार्बन पे। और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो आगे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसी रहेगा, ये वाला ऐसी रहेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हम तोड़ चुके हैं, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया, और ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, और इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, साथ में एक लोन पेयर भी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट करा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, जिसे आप एक लोन पेयर भी कह सकते हो, ये आगे जाएगा। मतलब अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से। तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, तो जहां पर एरो होता है, मैंने बताया था उधर नेगेटिव चार्ज आता है, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, जिसे आप क्या कह रहे हो, ये आपका लोन पेयर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये लोन पेयर था। तो ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर अब क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया इस तरीके से। ये वाला डबल बॉन्ड आपने तोड़ दिया, ये वाला एक डबल बॉन्ड है, और ये वाला ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऐसी रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ में एक लोन पेयर ऐसी रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम्म, तो अब वही सेम चीज यहाँ आगे भी करेंगे, मतलब यहाँ पर होगा वो। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पर करेंगे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ पर क्या करा है हमने, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई शायद, ये बॉन्ड ऐसे टूटा था, फिर यहाँ पर आएगा। हाँ ठीक है, ये ऐसे बन गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ऐसे ही करके आपके ये चार, टोटल पांच आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो देखो इससे हो क्या रहा है ना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से आपने लोन पेयर को जब भगाया, मतलब इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है बार बार, मतलब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज मूव करता जा रहा है पूरी रिंग में। ठीक है, तो टोटल जो मतलब नेगेटिव चार्ज होगा,
क्योंकि हम अच्छा एसिड किसे कहते हैं, अच्छा एसिड हम तभी कहेंगे जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए H+ की फॉर्म में और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम रहे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा जब ये हाइड्रोजन प्लस आयन जो है यहाँ से रिमूव होगा, तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तभी हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो पाएगा और तभी हम कहेंगे कि फिनॉल जो है वो एक अच्छा एसिड है। ठीक है, तो हम ये ऐसा कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जब ये मतलब रिमूव हो जाएगा H+, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होने की वजह से बार बार क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो बार बार घूमने की वजह से देखो होगा क्या, अगर जैसे हमने वो लिया था एग्जाम्पल, ये एथेनॉल का एग्जांपल लिया था, तो एथेनॉल में आप देखोगे कि हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बार बार दूसरे कार्बन पे जाके मूव नहीं करेगा। लेकिन फिनॉल के केस में क्या हो रहा है, जब हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में सर्कुलेट होता रहेगा रेजोनेंस की वजह से। तो जब ये सर्कुलेट होता रहेगा तो आप खुद ही सोचो कि कभी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एज कंपेयर टू एथेनॉल, फिनॉल के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कम टाइम के लिए रहेगा, और अगर ये कम टाइम के लिए रहेगा तो हाइड्रोजन जो इसने रिलीज करा है उसको कैच करने के लिए इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा ही नहीं, वो इधर उधर घूमता रहेगा पूरी रिंग में, और ऑक्सीजन में कुछ देर के लिए आएगा, फिर वापस से पूरी रिंग में घूमेगा, फिर ऑक्सीजन पे कुछ देर के लिए आएगा, फिर पूरी रिंग में घूमेगा। तो कहने का मतलब है जो नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है ऑक्सीजन पर वो कम टाइम के लिए अवेलेबल है इन फिनॉल एज कंपेयर टू एथेनॉल। तो एथेनॉल में तो परमानेंटली अवेलेबल है नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो तो हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देना चाहता। लेकिन फिनॉल में ऐसा होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो सर्कुलेट करता रहेगा, और सर्कुलेट अगर वो करता रहेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, जिससे हाइड्रोजन के वहां से निकल भागने के मतलब भागकर निकलने के वहां पर चांसेस ज्यादा होंगे, जिस वजह से क्या होगा, फिनॉल आपका एक अच्छा एसिड हो जाएगा एज कंपेयर टू एथेनॉल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये समझ आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो बेसिक जो रीजन है इसके पीछे यही वाला है कि रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से जो आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज होता रहेगा या सर्कुलेट करता रहेगा, लेकिन एथेनॉल में ऐसा नहीं होगा, या जो आपका सिंपल अल्कोहल है उसमें ऐसा नहीं होगा, जिस वजह से जो आपका फिनॉल है, ठीक है, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम का कोई भी अल्कोहल होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और मतलब एसिड जो बनेगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा एज कंपेयर टू जो आपका सिंपल चेन में होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक और लास्ट का रह गया है, एक लास्ट यहाँ पर और एक और इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ये नाम भी याद रखना, नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको कहते हैं, या फिर बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये मेरे पास है, ये यहाँ पर CH3 हो गया, ये यहाँ पर CH3 हो गया, ये यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर मान लो ये कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, या मान लो यहाँ पर कोई और भी ग्रुप लगा हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, पहले ये समझ लो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, मान लो ये C+ लिखा है कार्बोकेटाइन है, तो मान लो ये अभी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो इसके साथ जितने भी कार्बन अटैच होंगे, डायरेक्टली अटैच होंगे, उनको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और उनके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि ये C+ होता और इसके पीछे ये CH3 होता, और इसके पीछे ये मान लो ये CH2 होता, इसके पीछे मान लो ये CH3 होता, और यहाँ पर ये CH3 होता, ये CH3 होता। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाले अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और ये बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली कार्बन या हाइड्रोजन अटैच होते हैं, मतलब डायरेक्टली कार्बन जो अटैच होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और उसके अगला वाला जो कार्बन अगर अटैच है उसमें तो वो आपका बीटा कार्बन होगा, और उसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच है वो आपके बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है,
तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने रेजोनेंस के केस में देखा था, रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन किसका होता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो सकता है, और ये डीलोकलाइजेशन अगर होगा तो इसी इफेक्ट को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो मैंने अभी आपको बताया, ये अल्फा हाइड्रोजन से बेसिकली होता क्या है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यही पहले सबसे पहले टूटते हैं, और टूटने के बाद क्या रहते हैं, ये लाइक हवा में फ्लोट करते रहेंगे। सपोज आप ऐसे समझ लो, मतलब ये है कि अगर एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा अल्फा कार्बन के साथ, उसके बाद उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है वही बार बार क्या करते रहेंगे, सर्कुलेट करते रहेंगे। मतलब वो जो सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, डीलोकलाइज होते रहेंगे। और ये जब डीलोकलाइज हो रहे होंगे तो हाइड्रोजन जो टूटा होगा, अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से टूटेगा, तो वो वैसे का वैसे ही वहीं पर बॉन्ड बना के रहेगा, जिसे इसी वजह से हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब कि बॉन्ड उसके बीच में नहीं है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन वहीं पर रहेगा, वो अल्फा हाइड्रोजन, और उसका जो बॉन्ड टूटा है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो आपके रेजोनेंस की तरह सर्कुलेट करते रहेंगे, ये डीलोकलाइज वहां पर करते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज ये भी होता है कि जो आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, जैसे रेजोनेंस में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, वैसे ही आप हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो एक चीज ये होती है कि भाई जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। अगर मान लो मैं सपोज ये वाला मॉलिक्यूल कह रहा हूं आपसे, ठीक है, मान लो ये प्लस नहीं है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, सपोज हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, तो इस मॉलिक्यूल में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके 3 हो गए, ये 2 हो गए, 3 2 5, और 5 और ये 3 हो गए, तो 5 और 3 8 हो गए। तो 8 अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो मैं इसके टोटल 8 कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ। और मतलब हर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में होगा क्या, एक एक अल्फा हाइड्रोजन टूट रहा होगा और उसका जो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सर्कुलेट कर रहे होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये देख लो क्या लिखा है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। अगर हमें कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का करना है स्टेबिलिटी तो वो हम निकाल सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो बेंजाइल का मतलब क्या हो गया, जो आपका बेंजाइल ग्रुप होगा C6H5 वाला, अगर उसका कार्बोकेटाइन हमने बनाना है, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, और एल्कीन का अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो एल्कीन के केस में भी होगा क्या कि जितने भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके वहां पर डीलोकलाइज होंगे। ठीक है, तो CH पाई कॉन्जुगेशन अकर इन अल्कीन, CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन अकर इन एल्काइल कार्बोकेटाइन, और CH ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन अकर इन फ्री रेडिकल। तो ये अलग अलग यहाँ पर मतलब कंडीशंस दिए कि अगर आपके पास जो है एल्कीन होगा, तो एल्कीन के केस में CH पाई कॉन्जुगेशन जो है वो आपका इन्वॉल्व होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। और अगर कोई भी कार्बोकेटाइन होगा, एल्काइल कार्बोकेटाइन होगा, तो उस केस में CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, मतलब CH बॉन्ड का और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे, बॉन्ड को तोड़ रहे होंगे, और पाई और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनको सर्कुलेट कर रहे होंगे। और तीसरा वाला है फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में आपको पता है क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, वो ऑड इलेक्ट्रॉन का CH के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। तो ये तीन अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं एल्कीन्स में, CH बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, मतलब जो आपका पाई बॉन्ड है और जो CH का सिग्मा बॉन्ड है उनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और अगर आपके पास क्या है, अल्काइल कार्बोकेटाइन है, तो उसमें CH बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज जो उनका कॉन्जुगेशन होगा, वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होंगे जैसे रेजोनेंस में होता है। और अगर आपका फ्री रेडिकल होगा तो उसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, उसके साथ CH बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसके क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेना, इनमें वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के और एसिडिटी के और बेसिडिटी के, इन्हीं के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है? बताओ, किसी को कुछ पूछना है?
तो इसके क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इसके बाद फिर शाम को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है। और बाकी यूपी का फॉर्म आ चुका है, तो ये है कि यूपी वाले कैंडिडेट्स उसको फिल कर लेंगे। अभी जल्दबाजी मत करना फिल करने में, 4-5 दिन बाद करना, क्योंकि इनके वेबसाइट के भी बहुत लफड़े रहते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है कि वो पेमेंट कट जाती है, फिर पेमेंट जो अटक जाती है वो वापस ना तो रिफंड आती है ना वहां पर अपडेट होती है। तो अभी 4-5 दिन बाद ही आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करना जिसको यूपी वाला फॉर्म फिल करना है। और यूपी वाले के लिए जो नर्सिंग का और पैरामेडिकल का फॉर्म है उसके लिए जो है क्या बोलते हैं, यूपी वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, ठीक है, अदर स्टेट के नहीं कर सकते। और देखो ऐसा है कि यूपी में पैरामेडिकल के मुझे नहीं लगता कुछ अच्छे खास कॉलेजेस हैं, तो अगर आप पैरामेडिकल का फिल ना भी करना चाहो तो यूपी का मत करना, लेकिन बीएससी नर्सिंग का कर सकते हो, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग में देखो यूपी के 3-4 ही सही कॉलेज हैं। एक तो केजीएम लखनऊ हो गया, पीजीआई लखनऊ हो गया, और आपका आरएमएल लखनऊ हो गया, ठीक है। तो यही कुछ आपके 2-3 कॉलेजेस अच्छे हैं, बाकी तो सब ऐसी खाली नाम के हैं। और फीस भी बहुत ज्यादा है, तो देखो मैं तो यही बोलूंगा कि कोशिश करो कि एम्स में आपका हो जाए, भले ही कोई भी एम्स मिले चलेगा। लेकिन यूपी में आपका कितना भी अच्छा टॉप का कॉलेज हो जैसे केजीएमयू वगैरह भी है, तो आपकी वहां पर आई थिंक सेमेस्टर की है, पता नहीं साल की जो भी है, आई थिंक 60-60 हजार के आसपास फीस है, शायद सेमेस्टर की है। पता है किसी को सेमेस्टर की है या वो उसकी है साल की? बोलो, पता है क्या किसी को? हो सकता है साल की हो, ठीक है, बट फिर भी है कि फीस बहुत ज्यादा है। तो कोशिश यही करो कि एम्स में हो जाए, वहां आपका पूरा 4 साल का 4,000 रुपये में काम हो जाए, ठीक है। चलो फिर अब आज आपका टेस्ट जो भी है रिवाइज कर लेना अच्छे से। कल जिस जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, किसके नहीं अच्छे आए, एक तो अंजलि के नहीं अच्छे थे, और एक आदर्श के अच्छे नहीं थे, और अखिला आपके कितने आए थे? रेशमा आपने टेस्ट दिया था, यस सर। कितने मार्क्स थे? 32। तो भाई क्वेश्चंस जो भी करो प्लीज खुद से ही करना, चीटिंग वीटिंग मत करना। चीटिंग करोगे तो मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। और स्मृति आपने टेस्ट दिया था? यस सर, दिया था। कितने मार्क्स थे? सर 40। ठीक है, 14 या 40? 40। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा, आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा वो वाले क्वेश्चंस के, और जिससे जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उसको उससे सॉल्व करने की प्लीज कोशिश करना। सारे नीट के और एम्स के पीवाईक्यू थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टेस्ट में मैं आपको यही क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। और बाकी तो क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं उसके लिए मैंने पीडीएफ भेज ही रखी, तो उससे करते रहो जिस चैप्टर के नहीं करें, ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।